हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ अमृतांशु और आज हम करने वाला है सेल ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फिर हम समझते हैं कि सेल क्या है। सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि सेल से ही सब कुछ हमारा लिविंग बींग्स सभी चीज़ें बना है। जैसे कि मान लो हम ब्रिक्स से जैसे कि हमारा घर बनता है, लाइक एग्जैक्टली इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बींग में ह्यूमन बॉडी जो बना है वो भी सेल से ही ह्यूमन बींग बना है। तो फिर हम चलते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल ने सेल को किसने डिस्कवरी किया था? हमारे अंकल जी रॉबर्ट हुक इन 1665 में डेल सेल की खोज की थे। तो आप मन में डाउट आ रहा है कि तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ये डेड सेल डिस्कवरी और ये लिविंग सेल डिस्कवरी, ये दोनों चीज़ें अलग है। डेड कॉक सेल अलग अलग है और लिविंग सेल दोनों ही अलग है। लिविंग सेल हमारे डिस्कवर किए थे एंटोनी वेस ल्यूइक हॉक इन 1676। उसके बाद चलते हैं कि सेल थ्योरी। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट एज कर लो तो अच्छा है, नहीं कर लो तो भी अच्छा है। हमारा नाम है मैटिस स्कैंडलिन एंड द थ्योरेक्स सर्वन एंड द रूडोल्फ बिरचॉक। ऑल द प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल इन 1776, ऑल द एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल। ये आपको ज़रूरत नहीं है करने की। उसके बाद हम चलते हैं सेल ऑर्गेनल्स की तरफ। सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि मान लो आप बिरयानी बना रहे हैं। बिरयानी के अंदर जैसे कि आपको चावल चाहिए, आपको वाटर चाहिए, आपको मसाला वगैरह कुछ चाहिए। तो आपको बिरयानी बनाने के लिए ये सब आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसे कि वैसे ही सेल में सब मिलकर जो बना है वो है साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। ये बाकी चीज़ें जो है ये है सेल का सेल ऑर्गेनेल्स, वो है सेल का कंपोनेंट्स। तो बाद हम चलते हैं कि फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ द सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेपरेट सेल कंटेन फ्रॉम अदर एनवायरनमेंट एंड द सेमी इट इज़ नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आप घर में एक हाउस कीपर आपका है, तो वो हाउस कीपर थोड़ी ना सबको अलाउ करेगा, वो लिमिटेड लोगों को ही अलाउ करेगा जिसको आप उसे पहचानते हो। तो फिर हम चलते हैं कि अगले तरफ ऑस्मोसिस। अब आपको डिफ़िकल्टीज आ रही होगी कि ऑस्मोसिस वर्सेस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो होता है कि जैसे ही आप बचपन में पढ़े होगे तो 8 9 ग्रेड पे पढ़े होगे कि डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जैसे कि मान लो आप एक स्प्रे कर रहे हो आपके रूम पे, तो वो एक छोटे से कॉर्नर से ही सारे रूम पे फैल जाता है, ये होता है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस भी वैसे ही होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो दोनों पे ही सेम है, तो फिर ये तो स्कैम हो गया। तो दोनों सेम ही नहीं हो सकते, दोनों अगर सेम होते तो नाम भी सेम होता। तो फिर बात करते हैं इसके बारे में। ऑस्मोसिस, इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आता है जिसके अंदर डिवाइड करके वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं। तो आपका प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाएगा होगा। उसके अंदर चलते हैं कि अपन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो मैं बोलूँ कि आपको आइसोटोनिक सोल्यूशन याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप खुद ही डिसाइड कर लो कि आप हाइपोटोनिक या सोल्यूशन याद करेंगे या हाइपरटोनिक सोल्यूशन याद करेंगे। ये दोनों में से आपको एक ही डिसाइड करना है क्या होगा। मैं डिसाइड किया हूँ हाइपोटोनिक सोल्यूशन याद करूँगा। क्या है इसमें? इसमें सेल में इनसाइड वाटर लेस है, आउटसाइड वाटर मोर है। आप ही बताओ हाइपोटोनिक क्या होगा, हाइपरटोनिक क्या होगा? हाइपोटोनिक इसका उल्टा ही होगा, इनसाइड वाटर मोर है, आउटसाइड वाटर लेस है। आइसोटोनिक बोला था ना, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आइसोटोनिक क्या है? बैलेंस। और क्या? आउटसाइड वाटर ज़्यादा नहीं कम नहीं, इनसाइड वाटर भी ज़्यादा नहीं कम नहीं। अब चलते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ। साइटोप्लाज्म, इट इज़ ए फ्लूइड पोर्शन ऑफ द सेल कंटेन सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे कि मान लो आप एक राउंडर पे सर्कल बना रहे हो, सर्कल के ऊपर और एक सर्कल के अंदर और एक सर्कल बना लिए। जो भी स्पेस है, जो दोनों सर्कल का जो भी स्पेस है वो स्पेस है आपका साइटोप्लाज्म। इजी मेथड पे याद रखने के लिए। अंदर तो वो सेंटर वाला न्यूक्लियस चला गया, तो वो बाहर वाला क्या होगा? साइटोप्लाज्म। खत्म। उसके अंदर चलते हैं, उसके बाद चलते हैं कि न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल organelles that contain the cell DNA and it is the control center of the cell.
इट इज़ लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। जैसे कि हमारा ब्रेन होता है, तो वो सब हमारे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। जैसे कि आप पुलिस स्टेशन पे सुने होंगे कि कंट्रोल रूम पे फ़ोन आया, कंट्रोल रूम से फ़ोन आया, तो कंट्रोल रूम क्या है? वो है हेड ऑफ द सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। खत्म। आगे चलते हैं। राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द ऑर्गेनेल्स इन विच एमिनो एसिड आर हुक्ड टुगेदर टू मेक प्रोटीन। कुछ नहीं, ये प्रोटीन ही बनाते हैं ससुरा, ये अंकल जी प्रोटीन बनाते हैं और कुछ नहीं। उसके बाद चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डेफिनेशन पढ़ देते हैं। द ऑर्गेनल दैट मेक्स लिपिड्स, ब्रेक डाउन एंड ड्रग्स एंड अदर सब्सटेंसेस एंड पैकेजेस प्रोटीन फॉर गल्गी कॉम्प्लेक्स। इसका काम ये है कि ये लिपिड और प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अमृतांशु भैया, आप तो बताएं कि राइबोसोम्स भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो एंडोप्लाज्मी में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है? तो मैं बता दूं, होता है, लेकिन इसका क्राइटेरिया कुछ अलग है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो हिस्सों में डिवाइड है, एक सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाद में पढ़ेंगे, पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ देते हैं। आर फॉर रफ, आर फॉर राइबोसोम। राइबोसोम पे क्या पढ़े? प्रोटीन पढ़े। तो आर ई आर क्या बनेगा? आर ई आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनेगा? प्रोटीन। उसके बाद क्या रहा? आर सी आर, उसका मतलब है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई क्या बनेगा? लिपिड ही बनेगा ना। और क्या रहा लास्ट में? लिपिड। खत्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही करते हैं, ये प्रोटीन बना लिया राइबोसोम, ये लिपिड बना लिया, बस खत्म हो गया। उसके बाद चलते माइटोकॉन्ड्रिया। इंटरेस्टिंग। Mitochondria is known as the powerhouse of the cell, the organelles that break down food molecules to make ATP. It is known as also a double membrane. हाँ, अब तो 10th क्लास लाइफ प्रोसेस चैप्टर में रेस्पिरेशन पार्ट तो पढ़े ही होंगे, तो आपको इजी ही होगा। रेस्पिरेशन पे क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू मेक एनर्जी। हमारा जो बॉडी, हम जो मोशन करते हैं, हम जो खाना खाते, हम जो मोशन करते हैं, हम वगैरह वगैरह जो काम एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ काम करते हैं, क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आएगा? फूड से आएगा। वो फूड कैसे, कौन ब्रेक डाउन करेगा? हमारा डाइजेशन सिस्टम में ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पे एटीपी के फॉर्म पे हमारा एनर्जी जो हमको चाहिए वो हम यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो भी स्टोर होकर रखा होगा। खत्म। आगे चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट, द ऑर्गेनेल्स दैट यूजेस द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू मेक फूड। डेफिनेशन बाद में करेंगे, पहले ट्रेंड समझते हैं क्या है ये। आपको मन में डाउट कभी ना कभी आता ही होगा कि ये क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट को भूल जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ वही समझो। मान लो आपके घर में किचन है, और किचन में आप देखे होंगे कि जो किचन है उसे बोलते हैं क्लोरोफिल। जो हमारा जो बर्तन, जो हमारा जो स्लैब है किचन में, जो स्लैब के अंदर जो कढ़ाई बर्तन ये सब चीज़ें रखते हैं, उसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब ऑब्वियसली बात है, मतलब हम जैसे खाना बनाते हैं, कौन हेल्प करता है? हमारा स्लैब ही हेल्प करता है ना। तो इसमें कौन हेल्प करेगा? क्लोरोप्लास्ट। खत्म। द ऑर्गेनेल्स दैट यूजेस द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू मेक फूड। उसके बाद चलते हैं गल्गी कम्प्लेक्स। वे भाई ये कुछ करता नहीं है, वो सिर्फ स्टोरेज और पैकेजिंग करता है ससुरा। और उसके बाद जो भी हमारा जो एस ई आर, जो आर ई आर जो आया होगा, एस ई आर मतलब सॉफ्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड आर ई आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी जो लिपिड प्रोटीन सब चीज़ें आया होगा राइबोसोम से, सब वगैरह चीज़ें, उसको सिर्फ स्टोरेज करेगा और पैकेजिंग करेगा और आगे फॉरवर्ड करेगा और कुछ नहीं करेगा। उसके बाद चलते हैं लार्ज सेंट्रीफ्यूगल, जो भी प्लांट, द ऑर्गेनेल्स दैट स्टोर्स वाटर एंड अदर मिनरल, और कुछ नहीं काम है उसका, सिर्फ वाटर मिनरल स्टोर करके रखता है, वाटर टैंकर की तरह सिर्फ वाटर मिनरल स्टोर करके ही रखता है। उसके बाद चलते हैं लाइसोसोम, द ऑर्गेनेल्स दैट डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स, वेस्टेज सेल पार्ट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर। इसे ऐसे समझो कि ये आपका एक बॉडी गार्ड है। अगर मान लो कि कोई आपको अगर कोई अटैक करेगा, तो बॉडीगार्ड छोड़े ना छोड़ेगा उसको, आपको अटैक करने से पहले उसे मार देगा। तो
ये आपको बोलता है, ये बोलता है कि सुइसाइड बैक, इसे बोलते हैं, और एक नाम है, इसे बोलते हैं सुइसाइड बैक ऑफ द सेल। ये मारेगा नहीं तो ये कभी कभी खुद ही मर जाता है, इसमें अंदर इतना पावर है कि ये खुद ही मर जाता है। उसके बाद चलते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। क्या है प्रोकैरियोटिक? पी फॉर प्रोकैरियोटिक, पी फॉर प्रिमिटिव। तो इट नॉट एट एडवांस सेल, इसके अंदर एडवांस न्यूक्लियस नहीं होते, इसका इसलिए नाम है पुराना सेल। पुराना सेल याद रखो ना, पुराना सेल। तो इसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक एडवांस सेल, एडवांस न्यूक्लियस, एडवांस न्यूक्लियस इसमें अंदर है, तो इसे बोलते हैं यूकैरियोटिक। खत्म। चलते हैं डेफिनेशन पे। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द न्यूक्लियस ऑर्गेनिज्म आपका स्प्रेड इज प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। मैं आपको समझा दिया। एग्जाम्पल तौर पे याद रख दो, यूकैरियोटिक प्लांट्स, फंगी, एनिमल्स, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। खत्म, आपका सेल चैप्टर ही खत्म। गाइस, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर कमेंट करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करेंगे।